हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 4 का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है संवाद वाचन, शारीरिक अभ्यास और सीन वर्क का विस्तृत परिचय। इससे पहले की जितनी भी वीडियोज़ है वो सारी वीडियोज़ बना के हमने अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर आपको उन सभी की लिंक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन होने वाली विद नोट्स के साथ। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली, जो भी स्टूडेंट्स ड्यू सोल या एनसीवेब में है उन सभी के लिए होने वाली है। ठीक है, हिंदी का बुक है जिसका नाम क्या है, रंगमंच है। ठीक है, तो ज़्यादा फॉर्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ध्यान से बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले यूनिट 4 का लेसन नंबर 2, जिसका नाम क्या है, संवाद वाचन, शारीरिक अभ्यास और सीन वर्क का विस्तृत परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, संवाद वाचन, हमें अपने जो चैप्टर है, हमें चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले संवाद वाचन यानी कि कोई भी वर्ड है, कोई भी जो हम संवाद करें या कोई नाटक कर रहे हैं, उसमें जो भी चीजें हैं उनका वाचन करना, उसको अपने मुख से बोलना, सही शब्दों में उसका उच्चारण करना संवाद वाचन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा शारीरिक अभ्यास। शारीरिक अभ्यास क्या है कि हमें शरीर की जो मुद्राएं होती है, हाथ हमें किस टाइम पे कैसे करना है, किस टाइम पे हमें बैठना है, किस टाइम पे उठना है, वो सभी चीजें क्या है, हमें शारीरिक अभ्यास में आती है। ठीक है, उसके बाद आता है सीन वर्क का विस्तृत परिचय। सीन वर्क क्या होता है? सीन वर्क को मैं आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। सीन वर्क वो होता है कि सीन के अकॉर्डिंग किसी चीज को चेंज करना। जैसे कि अगर मुझे राजमहल राजगद्दी वाला सीन चाहिए तो मुझे उसी तरीके से अपने जो स्टेज है उसको उसी तरीके से करना होगा, रंगमंच को उसी लायक बनाना होगा, ताकि एक देख के वो चीज मन में फीलिंग आए या वो चीज आए। ठीक है, तो इतना समझ में आया। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है संवाद वाचन। ठीक है, नाटक एक दृश्य विधा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी, हमने इससे पहले के चैप्टर जितने भी किए उसमें मैंने बता दिया है कि जो नाटक है वो एक दृश्य विधा है, यानी कि एक देखने की विधा है। ठीक है, यह तभी सार्थक माना जाता है, ये तभी सार्थक होगा, यानी तभी ये अपनी तक पुनः पूर्ण होगा, यानी पूर्ण होगा जब इसे रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाएगा, जब ये रंगमंच पर प्रदर्शित हो जाएगा या रंगमंच पर दिखा दिया जाएगा। ठीक है, नाटक का रंगमंच पर साकार होना ही सार्थकता का मापदंड होता है। यानी कि नाटक जो हमने लिखा है, उस नाटक को जब तक वो रंगमंच पर प्रदर्शित नहीं हो जाता तब तक वो क्या है, साकार नहीं माना जाएगा। उसकी सार्थकता का मापदंड क्या है? रंगमंच पर साकार होना ही है, रंगमंच पर प्रदर्शित होना ही है। ठीक है, जब तक नाटक अपने लिखित रूप में होता है, यानी जब तक जो नाटक है जो एक स्क्रिप्ट के रूप में लिखित रूप में होता है, तब तक वह नाटककार की रचना है। तब तक क्या है, वो एक नाटककार की रचना है। क्यों? क्योंकि वो एक लिखित रूप में ओनली स्क्रिप्ट है। जैसे कि मान लो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं इसको ना पढ़ाऊँ तो ये क्या है, मेरे पास एक नोट्स बना हुआ है, ये सिर्फ एक लिखित रूप है। ठीक है, लेकिन जब नाट्य लेख से प्रस्तुति आलेख में बदलता है, जब नाट्य लेख यानी एक लेखन से, यानी जैसे ये मेरा वीडियो नोट है, ये क्या पहले लिखा होता है, लेकिन जब ये प्रस्तुति आलेख है, जब मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ, है ना, एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्या हो गया, ये एक साकार हो गया। तो उसी तरीके से नाटक होता है, जो स्क्रिप्ट को हम बोल के उसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या वो प्रस्तुति आलेख में बदल जाता है। ठीक है, तब नाटककार के साथ साथ निर्देशक की भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है। तब नाटककार के साथ साथ में निर्देशक, यानी जो उसे निर्देश करता है कि तुम्हें किस चीज को कैसे करना और क्या करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वह नाटक के चुनाव से लेकर, यानी जो निर्देशक होता है वह नाटक के चुनाव से लेकर प्रस्तुति के अंतिम दिन तक निरंतर रंग प्रस्तुति के संदर्भ में कार्यरत रहता है। कौन? एक निर्देशक या फिर एक अभिनेता। ठीक है, उसका एक महत्वपूर्ण कार्य उचित पात्र का चुनाव एवं उसकी भूमिकाओं का निर्धारण करना होता है। जो निर्देशक है उसका एक महत्वपूर्ण जो कार्य है वो क्या है, उचित पात्र, यानी जो उस पात्र को, यानी जो नाटक दिया गया है उस नाटक को वो किस तरीके से करेगा और कौन सा जो कलाकार है वो उसको कर पाएगा, ये चुनना भी एक बहुत बड़ी कठिनाई का काम है। तो ये किसका काम होता है? निर्देशक का काम होता है। और जो भी हमने नाटक में लिखा है वो इस तरीके से हो कि वो नाटक कर सके। अब ऐसा नहीं कि तुमने किसी को भी दे दिया और कुछ ज़्यादा हाई लेवल पे दे दिया तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब ये कार्य हो जाता है तब अभिनेता का मुख्य कार्य संवाद याद करके उनका वाचन करना होता है। जब वो जो निर्देशक है, जब वो अभिनेता को चुन लेता है, नाटक जो करेगा, जो प्रदर्शित करेगा, जब उसको चुन लेता है तो उसका मुख्य कार्य, जो अभिनेता अभिनेत्री होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? संवाद को याद करना होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे।
संवाद नाटक को एक विशिष्ट विधा का रूप देते हैं। संवाद जो नाटक है उसको एक विशिष्ट विधा का रूप देते हैं। साहित्य की अन्य विधाओं में से नाटक इसलिए अलग है क्योंकि वह पाठ्य, दृश्य और श्रव्य तीनों रूप में उपलब्ध है। देखो, जो संवाद है, संवाद एक विशिष्ट विधा का रूप है। साहित्य की अन्य विधाएं, साहित्य में हमारी जितनी भी विधाएं हैं, हस्तकला हैं और भी नृत्य कलाएं, कई सारी कलाएं हैं, लेकिन उन कलाओं में जो नाटक की नाट्य कला है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा अपनी विधा, ये अपनी जड़ता से जुड़ी हुई है या फिर बहुत पुराने समय से जुड़ी हुई है। वो कैसे जुड़ी है, इसका 3 कारण है। सबसे पहले देखो, जो नाटक होता है वो पाठ्य रूप यानी कि स्क्रिप्ट के रूप में भी हमें पता होता है। उसके बाद जब हम उसको प्रदर्शित करते हैं तो किसमें आ जाता है, वो एक दृश्य के रूप में हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, अपने सामने किसी भी चीज को होते हुए देख पा रहे हैं तो उससे क्या हम अच्छे से फील होता है। जैसे कि जो हमारा रामायण है, रामायण को क्या करते हैं हम लोगों ने बुक में पढ़ा, लेकिन जब वो हमारे सामने घटित होता है तो हम उसको देख पा रहे हैं और उसी के साथ वो श्रव्य भी होता है। श्रव्य कैसे होता है, श्रव्य जब हमसे सुनते हैं। अब एक बात बताओ, नाटक में जो चीजें हम बोलते हैं, जो कोई मूवी है, अच्छा मैं किसी मूवी का उदाहरण लेता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कोई मूवी है, मैंने उस मूवी को लिया, मैंने स्क्रिप्ट दे दी और सब लोग बस वहां पे ड्रामे कर रहे हैं, कुछ आवाज नहीं आ रही, तो क्या है, वो नाटक प्रस्तुत तो हो रहा है लेकिन उसमें आवाज नहीं है। जो चीज तो उसको कोई देखेगा नहीं। जैसे मेरी वीडियो है, अगर मैं आवाज ही ना आ रहा है, बस मैं लाइन खींचता चले जाऊं तो क्या आपको समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो क्या है, नाटक जो है एक पाठ, दृश्य और श्रव्य तीनों रूपों में उपलब्ध है। इतना समझ में आया? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आचार्य भरतमुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में अभिनय का विस्तार से चर्चा किया है। जो हमारे आचार्य भरतमुनि जी है, उन्होंने अपने ग्रंथ, उनका जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र में, उसमें उन्होंने क्या किया है, अभिनय का विस्तार से चर्चा किया है। किसमें? अपने नाट्यशास्त्र में। और अभिनय के 4 प्रकार आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य बताए हैं। जो हमारे आचार्य भरतमुनि जी हैं, उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में अभिनय है, जो नाटक है, उसको विस्तृत रूप से, बहुत ही ज्यादा विस्तार से उसकी चर्चा की है और उसके 4 प्रकार बताए हैं। जिसमें क्या आता है, आंगिक आता है यानी कि हमारी शरीर की मुद्राएं, हस्त मुद्राएं। उसके बाद वाचिक यानी हमारे वचन कैसे हैं, हमारे वाच्य कैसे हैं, शब्द उच्चारण कैसा है। उसके बाद सात्विक और आहार्य, ये सभी भी उन्होंने बहुत ज्यादा विस्तार से किया है। ये सभी मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो यहाँ पे वीडियो ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब आता है एक हमारे लेखक हैं या फिर एक विद्वान कह लो, जो कि इसके ऊपर अपने एक टिप्पणी देते हैं। ठीक है, तो राधा वल्लभ त्रिपाठी के अनुसार देखा जाए तो क्या है, वाचिक अभिनय का संबंध संवाद वाचन से है। जैसे कि मैंने बताया, जो वाचिक अभिनय जो है उसका संबंध किससे है, संवाद वाचन से। कोई भी चीज लिखा हुआ है उसका संवाद करना, उसको उच्चारण करना, है ना। वह बताते हैं कि संवाद बोलते समय भाव, शब्द और वाणी का तालमेल अवश्य होना चाहिए। यानी कि जो राधा वल्लभ जी हैं वो क्या कहते हैं, जो संवाद है, जो वाचिक अभिनय है, वो क्या है, संवाद वाचन है। ठीक है, और जब हम संवाद को बोलते हैं तो बोलते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि भाव, यानी कि हमारे भाव क्या हैं। हम जैसे दुख है तो हमें क्या होगा, हमें दुख का भाव लेकर अपने बोलना है। और जब खुश है तो हमें क्या है, खुशी का भाव अपने मुख पे लाना है। और संवाद का जो है, ये जो शब्द है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है कि कोई शब्द हम उसको गलत ना बोले। अब ऐसा नहीं है कि लिखा कुछ और हम उसको बोल कुछ और रहे हैं। जुबान कभी कभार लड़खड़ा जाती है तो लड़खड़ानी नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। उसके बाद जो हमारी वाणी है यानी आवाज है, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जो लास्ट में बैठा दर्शक है, ठीक है, रंगमंच पर जो सबसे लास्ट में बैठा दर्शक है, उस तक भी हमारी आवाज क्लियर जाए। और ये एक लास्ट तक पहुंचाने की आवाज़ जो होती है, जो दर्शक है उन तक जो लास्ट में आवाज़ पहुंचाने भी एक बहुत ज़्यादा कठिनाई का कार्य होता है। ठीक है, संवाद वाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अभिनेता को अपने किरदार और स्थिति का भली भांति ज्ञान होना चाहिए। यानी कि संवाद वाचन करते समय जो अभिनेता है उसको अभिनय करते समय अपने किरदार का, जो उसने वो किरदार निभा रहा है, जैसे गांधी जी का निभा रहा है और जवाहरलाल नेहरू का निभा रहा है, किसी का भी निभा रहा है, जिसका वो रोल कर रहा है, उसकी स्थिति का उसको भली भांति से ज्ञान हो कि वो कैसे थे, किस तरीके से चलते थे, उनका जो रहन सहन था वो कैसा था, उनकी जो वाचन थी वो कैसे थी, लोगों के प्रति उनका व्यवहार क्या था, उन सभी चीज़ों का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये किसके लिए रखना होता है, ये एक अभिनेता के लिए रखना होता है। ठीक है, उन्होंने स्वर को विशेष स्थान दिया है। जो राधा वल्लभ जी है उन्होंने स्वर यानी कि जो आवाज निकलती है, स्वर को एक विशेष स्थान दिया है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा भाव प्रदर्शन संभव बन पाता है। उन्होंने क्या है, स्वर को एक बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व दिया है, जिसकी वजह से क्या होता है, भाव जो है अलग एक संदर्भ बन गया है। मतलब कि जो प्रदर्शन करना है करते समय जो संभव है वो अलग बन जाता है। यानी कि उन्होंने स्वर को विशेष स्थान दिया है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा भाव प्रदर्शन संभव हो पाता है।
यानी कि भाव को प्रदर्शित करना ही हमारे स्वर के माध्यम से होता है। स्वर के उतार चढ़ाव की यह प्रक्रिया नियमित अभ्यास के द्वारा ही संभव हो पाती है। यानी कि किस टाइम पे हमें अपना स्वर किस तरीके से रखना है उसकी, यानी किस टाइम पे हमें ऊंचा बोलना है, किस टाइम पे हमें नीचे बोलना है, किस टाइम में किस तरीके से बोलना है, ये किससे, ये अभ्यास से ही संभव हो पाता है। ठीक है। अंतिम सीट पर बैठे दर्शक तक आवाज पूरी तरह स्पष्ट और भाव के साथ पहुंचाना कलाकार के लिए एक चुनौती भरा कार्य होता है या चुनौती है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। कलाकार संवाद के द्वारा, जो कलाकार है संवाद के द्वारा नाटककार और निर्देशक की परिकल्पना को मंच पर साकार करता है। जो कलाकार है, जो नाटक कर रहा है, वो क्या करता है, संवाद के माध्यम से नाटककार जो जिसने वो नाटक लिखा है, ठीक है, नाटककार और निर्देशक यानी जो उसको निर्देश कर रहा है, उन सभी की जो इच्छाएं हैं, जो उनकी परिकल्पना है, जो वो सोच रहे हैं, जो उन्होंने कल्पना कर रखी है, उसको क्या करता है, मंच पर साकार करता है। कौन, एक कलाकार, अभिनेता, अभिनेत्री। ठीक है। दर्शक तक नाटक को पहुंचाने का माध्यम अभिनेता है। यानी दर्शक तक, यानी जो सामने देख रहे हैं उन तक अपनी बातों को पहुंचाने का माध्यम कौन होता है, दर्शक तक नाटक को पहुंचाने का माध्यम कौन होता है, अभिनेता, अभिनेत्री या फिर कलाकार। ठीक है। तो उसे संप्रेषणीय यानी कि अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है, संप्रेषणीय बनाने का माध्यम अभिनेता का संवाद वाचन ही है। यानी कि किसी भी शब्द को, वाक्य को या किसी भी सूचना को पहुंचाने का जो माध्यम है, संप्रेषणीय माध्यम, वो जिसके द्वारा होता है वही क्या है, संवाद वाचन है। ठीक है। संप्रेषण दो तरह से कार्य करता है। जो संप्रेषण है वो दो तरीके से कार्य करता है, शाब्दिक रूप से और गैर शाब्दिक रूप से। ठीक है। गैर शाब्दिक रूप में क्या आता है, हाव भाव आता है, जिसे अशाब्दिक कहते हैं या अशाब्दिक भी कहा जाता है। ठीक है। संवाद वाचन की प्रक्रिया चार तरह से प्रयोग में लाई जाती है। जो संवाद वाचन की जो प्रक्रिया है वो चार तरह से प्रयोग में लाई जाती है। पहला आता है तत्कालिक वाचन। पहला क्या है, तत्कालिक वाचन। इसके नाम से ही पता चला कि तत्काल यानी तुरंत होने वाली घटना। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इस विधि का प्रयोग संवाद वाचन के दौरान सुधार करते रहने की प्रक्रिया में होता है। इस विधि का जो है मतलब कि जैसे मैंने कोई चीज तुम्हें नोट दिया, ठीक है, यार कोई भी नोट दिया, मैंने कहा उसको पढ़ो, पैसे वाला नोट नहीं, मैंने तुम्हें कोई नोट दिया लिखा हो, मैंने कहा उसको पढ़ो, उसमें जो भी वो होगा, जो भी गलतियां होंगी उनको मैं सुधार करूंगा, तो तत्कालिक वाचन में आ जाएगा। इसमें अभिनेता, अभिनेत्री, निर्देशक के द्वारा दिए गए निर्देशों और अवस्थाओं में चरित्र के अनुसार बोलने का अभ्यास करते हैं। यानी जो गलतियां होती है वो निर्देशक उसको बता देता है। तो तत्कालिक वाचन में यही होता है कि कोई भी टॉपिक दिया उसके ऊपर उन्हें बोलना होता है, अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुभव के अकॉर्डिंग काम करना होता है। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट सुनियोजित वाचन। इसमें अभिनेता नाटक के पाठ का सुनियोजित तरह से वाचन करता है, यानी ध्यान से, लाइन से उसका वाचन करता है। इसमें नाटक की स्क्रिप्ट के अनुसार ही संवाद वाचन की प्रक्रिया को तैयार किया जाता है। जो जो संवाद में लिखा गया है वही चीजें बोलनी होती है। जैसे कि मैंने ये नोट्स लिख रखा है, इसमें जो जो लिखा गया है मुझे वही चीजें बोलनी है, मैं एक्स्ट्रा इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता। तो वो क्या है, सुनियोजित, एक लाइन वाइज यानी सिक्वेंस वाइज से चलता रहना। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है पांडुलिपि वाचन। क्या आता है, पांडुलिपि वाचन। इस प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नाटक की पांडुलिपि होती है। वाचिक अभिनय हेतु अभिनेता, अभिनेत्री नाटक के पाठ की कॉपी लेकर वाचन का अभ्यास करते हैं। यानी कि पांडुलिपि वाचन में क्या होता है, जो अभिनेता होता है, इस प्रक्रिया का केंद्र बिंदु जो होता है नाटक की पांडुलिपि होती है, यानी जो लिखी हुई, जो जिस कागज पे वो नाटक लिखा गया है वो होती है। ठीक है। नाटक के पाठ की कॉपी, यानी जिसपे वो नाटक लिखा गया उसकी कॉपी लेकर के जो कलाकार है, अभिनेता है, अभिनेत्री है, वो लोग क्या करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। ठीक है। अब आता है स्मृति वाचन। क्या आता है, स्मृति वाचन। इस विधि में अभिनेता स्क्रिप्ट में लिखित अपने संवादों को अच्छी तरह याद करता है। स्मृति वाचन में क्या होता है, इस विधि में अभिनेता जो है स्क्रिप्ट में लिखित अपने संवादों को अच्छी तरीके से याद करता है। याद करने के पश्चात प्रदर्शन, पूर्व अभ्यास और प्रस्तुति के दिन अपनी स्मृति के आधार पर वाचन करता है। यानी कि ये सभी प्रक्रिया होने के बाद जब स्मृति वाचन हो जाता है, वो चीजें क्या होती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद क्या होती है, वो याद हो जाती है, हमें प्रैक्टिस के बाद याद हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जब हमारा प्रस्तुति का टाइम आता है, प्रस्तुति का समय आता है, तो उस टाइम तक हम इस लायक, इस काबिल बन जाते हैं कि अपनी स्मृति के आधार पर हमने जो पढ़ा है उसी को याद कर करके हम अपने नाटक को सफल बना लेते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक अभ्यास। क्या आता है, शारीरिक
अभ्यास। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में अभिनय के 4 प्रकार बताए हैं। उनमें से एक आंगिक अभिनय है। उन्होंने इस अभिनय को 6 अंगों वाला माना है। ठीक है, जो शारीरिक अभ्यास है, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में अभिनय के 4 प्रकार बताए हैं, लेकिन उसमें से जो आंगिक अभिनय है उसमें भी उन्होंने 6 अंगों का वर्णन किया है या विचार किया है, जिसमें 6 अंग कौन कौन से आते हैं? 6 अंग आते हैं सिर, हाथ, कटी, वक्ष, पार्श्व और चरण। इन अंगों का उल्लेख है जो 6 उपांग के साथ मिलकर आंगिक अभिनय को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, आचार्य भरत मुनि ने अच्छे अभिनेता के लिए शरीर, वाणी और मस्तिष्क, ये तीनों तत्व बताए हैं। जो आचार्य भरत मुनि जी हैं, उन्होंने एक अच्छे अभिनेता के लिए क्या चीजें बताई हैं? उसका शरीर अच्छा होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोटा एकदम हट्टा कट्टा हो जाए, वैसा नहीं, एकदम शेड्यूल होना चाहिए, देखने में हैंडसम लगे। ठीक है, उसका उसकी वाणी, जो आवाज है, आवाज भी सबकी अच्छी नहीं होती है, किसी किसी की आवाज अजीब सी होती है। तो आवाज भी क्या है? एक देन है। ठीक है, ईश्वर की देन है, जो कि एक अच्छी आवाज भी हमारे प्रदर्शन को एक बेहतर रूप देती है। उसके बाद मस्तिष्क, यानी किसी भी चीज को याद करने की क्षमता, किसी भी चीज को समझने की क्षमता, किसी भी सिचुएशन को समझना। ठीक है, ये मस्तिष्क, ये सभी तीनों क्या है? आचार्य भरत मुनि ने महत्वपूर्ण बताए हैं। ठीक है, शरीर को सबसे पहले साधना है। शरीर को सबसे पहले क्या है? साधना है। इसलिए स्वाभाविक है कि हम अपने शरीर की भाषा, या जिसे देह भाषा भी कहते हैं, उसके अभ्यास के लिए प्रयास करें। यानी कि हमें क्या करना है? शरीर को सबसे पहले साधना है, यानी कि अपने देह की भाषा से सबको मोहित करना है। अपनी देह भाषा भी हमें आनी चाहिए, यानी कि हमें जो अपने शरीर के अकॉर्डिंग क्या है, जो मुद्राएं करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें साधना पड़ेगा, जिसको हम देह भाषा भी कहते हैं। ठीक है, नृत्य में देह भाषा ही होती है। नृत्य जब हम करते हैं, डांस जब हम करते हैं, तो उसमें क्या होता है? हमारी देह भाषा यानी शारीरिक भाषा ही होती है। नाटक में एक अभिनेता के पास खुला स्पेस होता है। वो अपनी कल्पनाशीलता से कुछ भी गढ़ पाने में समर्थ होता है, किंतु उसके लिए अभ्यास जरूरी है। देखो, नृत्य में जो है वो देह भाषा, नृत्य जो है वो देह भाषा ही है। नाटक में एक अभिनेता के पास खुला स्पेस होता है। वह अपनी कल्पनाशीलता से कुछ भी गढ़ पाने में समर्थ होता है, किंतु उसके लिए उसके पास अभ्यास होना बहुत जरूरी है। अगर उसे अभ्यास ही नहीं तो गढ़ेगा क्या? है कि नहीं है? इनमें सबसे पहला योग आता है। ठीक है, योग है, अभिनेता का शरीर लचीला होना चाहिए। जो अभिनेता है उसका शरीर क्या है? लचीला होना चाहिए, जिससे वह चरित्र के अनुसार अपने शरीर को ढाल सके, यानी जिस तरह का चरित्र है उसके अकॉर्डिंग अपने शरीर को वो ढाल सके। भारतीय संदर्भ में लोग से बढ़कर कोई वार्म अप नहीं हो सकता है। जो भारतीय संदर्भ है उसमें योग यानी योगा से बढ़कर के कोई भी वार्म अप नहीं हो सकता है, जो मन और शरीर के अंगों को गतिशीलता प्रदान करता है, गतिशीलता प्रदान कराता है। ठीक है, पाश्चात्य दृष्टि से अभिनय के 5 अंग माने गए हैं। जो पाश्चात्य दृष्टि से अभिनय के 5 अंग माने गए हैं: अभिनय मुख, ठीक है, सॉरी, मुख अभिनय, शारीरिक शरीर अभिनय, गति, वेग और वाणी के द्वारा अभिनय करना। ठीक है, इन सभी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, उसका देखो क्या है? लस्की के अनुसार। ठीक है, हम क्या पढ़ लेते हैं इसको? लस्की के अनुसार पढ़ लेते हैं। ये बहुत अजीब सा वर्ड है। लस्की के अनुसार मनुष्य की आत्मा के तत्वों और शरीर के तत्वों को विभाजित नहीं किया जा सकता है। जो लस्की है इनके अनुसार क्या है? मनुष्य की आत्मा, ठीक है, मनुष्य के आत्मा के तत्व और शरीर के तत्वों को विभाजित नहीं किया जा सकता। ये बात इन्होंने क्यों कही वो मुझे नहीं पता। ठीक है, अनेक तरह के शारीरिक अभ्यास, योगासन, तैरना, कुश्ती, दौड़ना, घुड़सवारी, प्रन्यासन, जिम्नास्टिक आदि का नियमित अभ्यास आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद मन को शांत और एकाग्र यानी एक जगह रखना, एकाग्र करने के लिए और शारीरिक रूप से गतिमान बनाने के लिए उपरोक्त शारीरिक अभ्यास आवश्यक है। यानी कि मन को शांत, यानी हमारी मन में जो भी चीजें चल रही है उनको शांत करके एकाग्र भाव यानी एक जगह पर प्रदर्शित करना या फिर एकत्रित करना। अगर मैं डांस कर रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान डांस में ही होना चाहिए। अगर मैं पूजा कर रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान पूजा पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं पूजा के मंदिर में बैठा हुआ, हाथ जोड़ के बैठा हुआ, उसके बाद मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा कि उसको मैं लेके जाऊंगा पिज्जा शॉप पे। ये क्या है? यहाँ पे हमारा जो मन है वो एकाग्र नहीं है। तो अपने मन को शांत करके एकाग्र रखना है। शरीर के रूप से गतिमान बनाए रहने के लिए अपने उपरोक्त शरीर का अभ्यास करना आवश्यक
है। यानी इन सभी को एकाग्र करने के लिए शरीर का अभ्यास होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप साल भर में कभी आपने किया ही नहीं और एक बार जाके आप जिम में जाओ तो बॉडी तो दर्द करेगी, आपको क्या क्या रेगुलर करोगे ना तब वो दर्द नहीं करेगी। तो उसी तरीके से ये चीजें भी संभव हो जाती हैं अभ्यास से। ठीक है, नाटक में अभिनय के लिए शारीरिक अभ्यास जरूरी है। जो नाटक है, नाटक में अभिनय के लिए जब हम नाटक करते हैं, ठीक है, नाटक में जो भी प्रदर्शित करते हैं, प्रस्तुति देंगे, उसके लिए शारीरिक अभ्यास का होना बहुत जरूरी है। लगातार अभ्यास और उचित मार्गदर्शन एक अभिनेता को निखरने के प्रेरक तत्व हैं। यानी कि नाटक में अभिनय के लिए शारीरिक अभ्यास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगातार अभ्यास करना और उचित मार्गदर्शन यानी अच्छा मार्गदर्शन भी मिलना चाहिए, तभी वो कुछ बेहतर कर पाएगा। ठीक है, एक अभिनेता को फलने फूलने और निखरने में, उसको नाम बनाने के लिए सब कुछ हाथ उसका खुद का टैलेंट होता है और कुछ होता है उनके जो निर्देशक है उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है किसी भी अभिनेता अभिनेत्री को एक हाई लेवल पे जाने के लिए। ठीक है, रंगमंच की दुनिया में जो अनाड़ी है, ठीक है, रंगमंच की दुनिया में जो अनाड़ी जिसको कुछ भी नहीं आता, वह कठिन अभ्यास और उचित मार्गदर्शन के माध्यम से खिलाड़ी की श्रेणी में आ सकता है। ठीक है, प्रतिभावना अभिनेता भी अभ्यास के माध्यम से अपनी प्रतिभा को लगातार निखारते हैं। जो मतलब अच्छे हैं, जो अच्छे अभिनेता हैं, प्रतिभावना नहीं आएगा। ठीक है, जो अच्छे अभिनेता है, जो लोग अच्छा नाम कमा चुके हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, रेगुलर अभ्यास से क्या है, अपनी प्रतिभा को और निखार रहे हैं, जो उनके अंदर कला है उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पात्र को विभिन्न चरित्रों में स्वयं को ढालने का अभ्यास अभिनय कला का महत्वपूर्ण चरण होता है। यानी पात्र जो है, पात्र को विभिन्न चरित्रों में, यानी जो पात्र जो अभिनय जो नाटक को प्रस्तुत कर रहा है उसको विभिन्न चरित्रों में, यानी उसको जिसका भी रोल मिले उसको करने के लिए अपने शरीर को ढालना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और उसका अभ्यास भी उसको होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक आपको समझ में है। ठीक है, जिसमें वह नेत्रहीन, जिसमें क्या उसको अभ्यास किसका करना चाहिए, नेत्रहीन, बधिरी, नशेड़ी यानी जो नशे वाला होता है, अपाहिज जैसे भूमिकाओं में भी हो सकता है। इन सभी का उसको क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तब अभिनेता अभिनेत्री के लिए यह चुनौती होगी कि ऐसी परिस्थितियों में उसका अभिनय कैसे रहेगा और कैसे करना है। ठीक है, इन सभी का उसका अभिनय करना होगा। जैसे कि आपने देखा होगा रवि तेजा या कोई एक एक्टर है साउथ का, जिसने कि क्या है अपना एक नेत्रहीन का बहुत ही अच्छी मूवी है, जिसमें उन्होंने क्या किया, साउंड सुन के पूरी मूवी में अपना प्रदर्शन दिया है। तो क्या है, वहाँ पे उसको नेत्रहीन का एक रोल करना पड़ा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसने अपनी तरह, तो इसलिए उसको हर चीज का अभ्यास होना जरूरी है एक अच्छे अभिनेता के लिए। शारीरिक अभ्यास ऐसी ही चुनौतियों से निपटने का कारगर तरीका है। यानी शारीरिक अभ्यास जो है ऐसी ही चुनौतियों से निपटने के लिए कारगर अच्छा तरीका है। यह अभ्यास के तरीके कलाकार को अभिनय की हर चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करते हैं। ये जो अभ्यास है, हम जो रेगुलर अभ्यास करते हैं, ये क्या करते हैं, एक कलाकार को इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए उनको तैयार करते हैं। जैसे सडनली कोई क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, कोई भी टॉपिक हमारे साथ सामने आ जाता है, तो हमें उस लेवल तक अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उस लेवल तक हमारा अभ्यास होना चाहिए कि उसको सुन के हम कर सके। अब क्या होता है, स्कूल में कोई हमें डिबेट देते हैं, हम बोल ही नहीं पाते, क्यों, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं होता है। अगर हम उसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, तो क्या होगा, वो हमें आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है अभ्यास की कुछ क्रियाएं। यानी कि जो अभ्यास हम करते हैं उसकी कुछ क्रियाएं होती है, वो क्रियाएं क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, जहां प्रैक्टिस कर रहे हैं वह एकाएक टहलना, जहां पर प्रैक्टिस हो रहा है वहां पे क्या है, इधर उधर टहलना। अपने साथ कार्य कर रहे अभिनेताओं पर ध्यान देते रहना, जो उसके साथ कार्य कर रहे हैं, जैसे कोई कलाकार है उसके साथ में क्या होता है, और भी कई सारे जो जूनियर होते हैं, जो सीनियर के साथ में जूनियर होते हैं, तो वो लोग भी वहाँ कार्य करें, तो उनके ऊपर भी ध्यान रखना, और जो सीनियर है उसके ऊपर ध्यान रखो, क्योंकि सीनियर के ऊपर ध्यान रखें जरूर कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा। इस भी सभी के माध्यम से कम 4-5 फुट की दूरी भी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब तुम उसके पास ही जाके टहल रहे हो, उसको डिस्टर्ब करो, ऐसा नहीं, उसको देखो, लेकिन इस तरीके से देखो कि उसको वो भी अनकंफर्टेबल सा महसूस ना हो। ठीक है, शारीरिक संतुलन बनाने के लिए अभ्यास करना, अपने शरीर का संतुलन बनाने के लिए क्या है, अभ्यास करना। इसके लिए हवा में टांग उठाना, एक टांग पर खड़ा होना, घुटनों की तरफ झुकना, मोड़ना, शरीर को आगे की तरफ झुकाना, चक्कर लगाना आदि शामिल है। ठीक है, अब आता है कल्पना करना, फिर उस कल्पना के अनुसार अभ्यास करना। यानी कोई भी टॉपिक का अपने मन में कल्पना करना और फिर उसका अभ्यास
करना। काल्पनिक विषय के अनुसार यानी जो भी हमने सोचा है उस विषय के अनुसार अपनी दैहिक यानी अपनी शारीरिक स्थिति पर स्वयं को पास करना, यानी हमने इस तरीके से इसको बेहतर किया है या नहीं किया है उसके बारे में समझना। ठीक है। सिर से पैर तक संपूर्ण शरीर को जागृत करने हेतु शरीर के हर भाग को लगातार मोड़ना, यानी कि सिर से लेकर पांव तक के सभी जितने भी अंग है सभी क्या है लचीला, सभी में लचीलापन रहे, सभी क्या है अपने जिस तरीके से हम उसको मोड़े तो उसी तरीके से वो मुड़ जाए, तो क्या है उसमें भी उसको शारीरिक रूप से जागृत यानी उसको जगाए रखना। झुकना आवश्यक है। श्रव प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यानी कि जो श्वास प्रक्रिया है यानी अपनी सांस प्रक्रिया पे हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। गर्दन, कंधा, कमर, कोहनी, घुटना और पैर के जोड़ों पर ध्यान लगाना, इन सभी चीजों पे क्या लगाना, हमें ध्यान लगाना। शक्ति के लिए कलाबाजी जैसे अभ्यास करना, यानी शक्ति के लिए हमें जब शक्तियां हमारे शरीर में कुछ अंदरूनी शक्तियां होती है तो उसके लिए क्या करना, कलाबाजी करना। स्ट्रेचिंग अभ्यास करना, ग्रुप में बिना बात किए एक साथ उछलना और कूदना, जिसके कि हम क्या कहते हैं, जो शांत मुद्राएं होती है जहाँ पे हम बिना कुछ बोले क्या करना होता है, लोगों को हाव भाव से समझाना होता है। तो ग्रुप में शांत रह करके उछलना कूदना। दर्पण क्रीड़ा, ठीक है, अपनी पांचों इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करना, अपनी पांचों इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करना। सूर्य नमस्कारम, ठीक है, मन, हृदय, आत्मा और शरीर को बहुमुखी बनाने के लिए प्रयास करना। शरीर में लचीलापन लाने हेतु विविध क्रियाएं करना, ये सभी क्या है, ये हमारे सभी शारीरिक क्रिया में आता है। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है सीन वर्क। ठीक है, तो इसको भी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मुझे उम्मीद है अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं ये सभी टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ठीक है, सीन वर्क को मैंने आपको थोड़ा सा वहाँ बता दिया, लेकिन अब हम थोड़ा उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करें ताकि हमें ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, सीन वर्क से आज दृश्य अध्ययन एवं उसकी तैयारी से है, यानी कि जो सीन वर्क है उसका जो आशय है वो किससे है, दृश्य अध्ययन, यानी जो भी हम दृश्य कर रहे हैं उसके अध्ययन और अभी उसकी तैयारी से है, यानी किस रोल के अकॉर्डिंग, किस सीन के अकॉर्डिंग हम कैसा पीछे का बैकग्राउंड रखना है वो सभी करना होता है। यह नाटक के दृश्य पक्ष यानी प्रस्तुति से जुड़ी प्रक्रिया है, यानी कि ये क्या है, ये सभी प्रस्तुति से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, यानी कि प्रस्तुति के अनुसार हमें अपने नाटक के अनुसार क्या है, सीन को चेंज करते रहना होता है, जिसका संबंध निर्देशक और अभिनेता से होता है। जिसका संबंध क्या होता है, निर्देशक, अभिनेता और अभिनेत्री से होता है। सीन वर्क में पात्र की भूमिका से संबंधित स्थितियों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है, उसके अनुसार दृश्य निर्माण की जाती है, दृश्य निर्माण की तैयारियां की जाती है, यानी कि सीन के अकॉर्डिंग हमें दृश्य का निर्माण किया जाता है। इसे दृश्यबंध का मिला जुला रूप भी कहा जाता है, इसे दृश्यबंध का मिला जुला रूप भी कहा जाता है। जैसे दृश्यबंध से दृश्य सज्जा के द्वारा एक सीन को निर्धारित करना होता है, यानी किसी भी सीन को, यानी जैसे मुझे गोवा का सीन लेना है तो मुझे क्या करेगा, वहाँ के अकॉर्डिंग ही पूरे चीज़ों को सेटअप करना होगा। समुद्र हो चाहिए, बीच चाहिए और भी कई सारी चीज़ें चाहिए। अब मुझे बुर्ज खलीफा का सीन लेना है तो मुझे उसी तरीके से उसका सीन लगाना होगा, यानी सीन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, बैकग्राउंड को चेंज करना ही सीन वर्क कहलाता है। ठीक है, इसी तरह दृश्य अध्ययन द्वारा अभिनेता दृश्य का निर्णय करता है, यानी कि इसी तरीके से दृश्य अध्ययन, यानी जो दृश्य होता है, दृश्य का जिस तरीके से अध्ययन, यानी जो दृश्य है उसका अध्ययन कौन करता है, अभिनेता और अभिनेत्री करते हैं और उसी के साथ में उसका निर्माण किया जाता है। दृश्य का यह निर्माण उसकी अभिनय कला द्वारा होता है। दृश्य का जो निर्माण होता है क्या होता है, उसकी अभिनय कला के द्वारा होता है। इसलिए रिहर्सल या पूर्व अभ्यास की प्रक्रिया सीन वर्क के अंतर्गत ही की जाती है, यानी जो रिहर्सल और पूर्व अभ्यास किया जाता है, मतलब कि प्रस्तुति से कुछ टाइम पहले जो अभ्यास रिहर्सल किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, स्टेज पे ही किया जाता है, या सीन वर्क पे ही सामने किया जाता है कि हम उसके अकॉर्डिंग कर सकें किस सामान को कहाँ रखा गया है, किसका किस तरीके से यूज करना है, ये सभी हमारा क्या है, सीन वर्क के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अभिनेता को निर्देशक द्वारा भूमिकाएं जब विस्तृत की जाती है, यानी कि जो अभिनेता है, अभिनेता को जब निर्देशक द्वारा भूमिकाएं दी जाती है कि तुम्हें ये करना है, ऐसे करना है, तब क्या होता है, तब दृश्य के अनुसार अभिनय की स्थिति के बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, बिंदु पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, सीन वर्क की प्रक्रिया में अभिनेता अभिनेत्री को संवाद की परिस्थिति के अनुसार अलग अलग दृश्य तैयार करने को
कहा जाता है। यानी कि सीन वर्क की प्रक्रिया के अनुसार ही अभिनेता को संवाद की परिस्थितियों के अनुसार क्या होता है, दृश्य तैयार करने को कहा जाता है। जिस तरीके से संवाद होगा, जहाँ का जैसा रोल होगा, उसी तरीके से पीछे का बैकग्राउंड या फिर हमारा स्टेज का जो मतलब तैयारी है उसी तरीके से किया जाएगा। और ये इस तरीके से किया जाता है कि तुरंत ही ये हमें चेंज करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, उसको फ्लुएंट में जल्दी से किया जाए। और उसको इस तरीके से किया जाता है कि कोई भी सामान टूटे ना और आगे वो यूज आ जाए। ठीक है। अपने साथी अभिनेताओं के अंग संग मिलकर दृश्य विश्लेषण किया जाता है। दृश्य का सही से विश्लेषण किया जाता है, उसको जाना जाता है कौन सा सामान कहाँ रखा गया है, किस सामान का किस तरीके से यूज करना है, कहाँ पर हमें क्या बताना है, कहाँ पर बैठना है, कहाँ उठना है। यह पक्ष सीधे सीधे अभिनेता अभिनेत्री को दी गई भूमिकाओं से जुड़ा होता है। वह स्वयं उसमें क्या जोड़ सकता है, क्या छोड़ सकता है, यह उसकी सृजनात्मक प्रतिभा पर निर्भर करता है। किसके? अभिनेता के। निर्देशक द्वारा उसकी अभिनय कला को निखारने का प्रयास किया जाता है। जो निर्देशक है, निर्देशक क्या करता है, अभिनेता के अंदर में जो कला है उसको निखारने का, उसको निकालने का अथक प्रयास करता है। प्रस्तुति प्रक्रिया में जब निर्देशक द्वारा कलाकारों का चयन कर लिया जाता है, उसके बाद उन्हें उनकी भूमिका दी जाती है। यानी कि प्रस्तुति प्रक्रिया में जब निर्देशक द्वारा कलाकारों का चयन कर लिया जाता है, तब उसके बाद क्या होता है, उनको उनकी भूमिका दी जाती है कि तुम्हें इसका रोल करना है, गांधी जी का रोल करना है, नेहरू का रोल करना है, जिसका रोल करना है उसके अकॉर्डिंग उनको भूमिका दे दी जाती है। इसके बाद रियल सेल की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, रियल सेल की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। रियल सेल सीन वर्क का अनिवार्य हिस्सा है। जो रियल सेल है वो सीन वर्क का अनिवार्य हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बात निर्देशक समझता है और वो चाहता है कि अभिनेताओं अभिनेत्रियों द्वारा भी यह बात समझी जाए। पूर्व अभ्यास का पहला दिन विशेष महत्व रखता है। जो पूर्व अभ्यास का जो पहला दिन होता है, क्या विशेष महत्व रखता है। इस दिन निर्देशक सभी पात्रों को स्क्रिप्ट की एक एक कॉपी देता है। ये दिन महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि जितने जो नाटक के लिए जितने भी कलाकार चुने गए हैं, उन सभी को कब क्या कैसे बोलना है, किसके बाद बोलना है, क्या बोलना है, उसकी स्क्रिप्ट, लिखित स्क्रिप्ट जो होती है वो अभी जो निर्देशक है वो अभिनेताओं को विस्तृत करता है या बांटता है या फिर देता है। इसलिए प्रथम दिन जो होता है वो विशेष होता है। उसे यह भी बताना चाहिए कि किस पात्र को किस स्थिति में रुकना और चलना होता है। एक निर्देशक कार्य यह भी होता है कि आपको किस स्थिति में रुकना है, किस स्थिति में बोलना है और कब बोलना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जब वह अभिनेता अभिनेत्री मंच पर आएगा, तब वहां खड़े होकर कैसे खड़े होना है, कौन सी रंग सामग्री का प्रयोग करना है इत्यादि। यानी कि देखो, अभिनेता का निर्देशक का एक कार्य ये भी होता है कि जब हमारा प्रस्तुति जो मंच पर, जब जैसे मंच है, मंच पर जब हमारी प्रस्तुति क्रिया स्टार्ट हो चुकी है, उस टाइम पे अभिनेता जब मंच पर आएगा उसे कैसे खड़े होना है, कहाँ खड़े होना है, और मंच सामग्री यानी जो मंच पर जो हमारे जो नाटक में यूज होने वाली जो सामग्री है, वस्तु है, ठीक है, उसका किस तरीके से उपयोग करना है, प्रयोग करना है, वो सभी बताना भी निर्देशक का काम होता है। ठीक है, निर्देशक यह भी ध्यान रखता है कि पात्रों को जो चरित्र अभिनय के लिए दिया गया है वह उसका सही तरह निर्वहन कर रहा है या नहीं। ठीक है, जो निर्देशक होता है वो उसको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो मैंने जो उन्हें चरित्र दिया है, क्या वो अभिनेता, क्या वो कलाकार उस चरित्र को सही तरीके से समझ पा रहा है, उसका सही तरीके से अध्ययन कर पा रहा है, उसका निर्वहन सही तरीके से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये भी एक निर्देशक का ही काम होता है। ठीक है, कहीं उसके अभिनय में नकलीपन तो नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो बस एक नकलीपन सा दिख रहा है कि उसकी कॉपी कर रहे हैं। क्या वहाँ पे हूबहू लगना चाहिए कि हाँ वाकई में ये चीज़ घटित हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारा सीन वर्क। और आज जो है हमने यूनिट 4 का लेसन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट कर लिया। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और हाँ कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस हो उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।